हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाउंडेशन इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाला है मैथ्स का लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है अबाउट रियल नंबर्स, जो कि एनसीईआरटी में 9 पेज का चैप्टर है। जो कि मेरे को तो मजाक लगता है, ये एचसीएफ एलसीएम के लिए क्यों ऐसा, बस एक इरेशनल का प्रूफ है एचसीएफ एलसीएम है। अगर आप इसको पढ़ेंगे भी नहीं, जस्ट इरेशनल का प्रूफ करके जाएंगे, तो आपका बोर्ड्स में तो फुल बोर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हमको ये एक फंडामेंटल चैप्टर है, ये एक लॉजिकल चैप्टर है, ये आपको एक एक दिमाग में हमेशा बैठ जाए। ये रियल नंबर्स, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर इसको और एक अल्टरनेटिव नाम दे सकते हैं, नंबर थ्योरी है। ये जो दिमाग में बैठाना है, इस चैप्टर का जो मेन मोटो है, वो दिमाग में इस लॉजिक को और ये नंबर सिस्टम को बैठाना ही है हमारा दिमाग में मेन मोटो। वैसे तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही है, वैसे हमको मैं सिखाई दूंगा कैसे आपको इरेशनल प्रूफ करना है √2 √3 को। ये बोर्ड्स में आना और अच्छे से समझना बहुत डिफरेंट है। इसलिए हमारा जो ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो मैंने ये चैनल बनाया है, इस वाले लेक्चर में आपको कंप्लीटली रियल नंबर समझ में आएगा। और कंप्लीटली आप, वैसे तो बोर्ड्स में तो आपका नंबर आने वाली है, और कंप्लीटली आप हर एक एक बेसिक स्ट्रेंथ इन नंबर थ्योरी और इन रियल नंबर्स आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा तो इसमें बोलने लायक नहीं है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी को छोड़ के भी आर डी शर्मा के करिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और अच्छे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, जरूर उसको याद रखिएगा। तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इसको अगर कोई दिक्कत होता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सो पहला जो यहाँ पे इसका जो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है, नॉट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ये सबको पता ही होता है, लेकिन स्टिल हम पढ़ते हैं इसको। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन एक एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ 200। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू कितना 40। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 8 इंटू 5, यानी कि 25 इंटू 8, यानी 5² इंटू 2³ तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर और उसके पावर्स में लिख सकते हैं। यही है उसका सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट है। वैसे इसका भी एक बहुत बहुत एक एक्सटेंसिव प्रूफ है, लेकिन हाँ, उतने डीप में नहीं जाएंगे। बस इसको ऐसे याद रखिए कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as product of powers of prime in a unique order, in unique case, except in order of primes taken। मतलब ये इसका ये कहना है कि जब हमने जो लिखा था ना 200 इक्वल्स टू 5² इंटू 2³, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2³ इंटू 5²। तो ये ऑर्डर, ये यूनिक प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ये ऑर्डर को छोड़ के हमेशा इसको एक यूनिक प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स या फिर उसके पावर पे, कोई भी नंबर को। यही है हमारा बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सा है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक है, अभी इसमें अगला जो चीज आता है, जो कि पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको पहले से ही, ये थ्योरम ही है,
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये वैसे तो बोर्ड्स में डिलीटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या कहता है, एक सेकंड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है, एक सेकंड, कि कोई भी गिवन, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले, गिवन एनी टू इंटीजर्स a and b, there exist q and r such that a is equals to bq plus r and r b से ये वाला r एग्जैक्टली ये इक्वल टू भी नहीं है, हाँ इसको फॉलो करता है। तो गिवन एनी टू इंटीजर्स a एंड b, इसका एक कंडीशन ये है, एक और कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन b, a को b से बड़ा होना पड़ेगा। सिंपल सा है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू b q प्लस r, मतलब कोई भी नंबर को, कोई दो नंबर अगर मेरे पास है, ये लेमा ये कहता है कि कोई दो नंबर अगर मेरे पास है, कोई दो नंबर मेरे पास है, तो मैं वो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता हूं, उससे मेरे को एक कोशेंट मिलेगा। अरे यार ये थोड़ा, हाँ, उससे मेरे को एक कोशेंट मिलेगा और उससे एक मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। मतलब कोई भी दो नंबर अगर है मेरे पास, तो उस छोटे नंबर को मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, सॉरी बड़े नंबर को मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ और उससे मेरे को एक इंटीजर कोशेंट मिलेगा और एक इंटीजर रिमाइंडर मिलेगा। यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर को ए और बी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कोई भी दो नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। यह है यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर अगर डेफिनेशंस पढ़ ही रहे हैं तो फिर HCF LCM का भी देख लेते हैं, क्या है HCF LCM, ठीक है। HCF ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। HCF या फिर इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या फिर GTD बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये क्या होता है, नाम से ही पता होना चाहिए, नाम से ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि HCF ऑफ B, HCF ऑफ AB, इसका मतलब क्या है? HCF ऑफ AB मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, उन नंबरों के बीच में सबसे बड़ा नंबर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका कुछ डेफिनेशन तो नहीं है, इसका निकालने का तरीका है, लेकिन ये यही कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यही है कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला बहुत सारे नंबर हो सकते हैं या फिर एक ही नंबर हो सकते हैं। एक ही नंबर यानी कि वन तो हमेशा ए और बी को डिवाइड करेगा। ये ए और बी को डिवाइड करने वाले ये जो जितने भी नंबर्स है उसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ऐसा तो फॉर्मल कुछ डेफिनेशन नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं एक ऐसे मतलब लिखने के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम factors of the given number। यही है HCF। अच्छा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
ये है एल सी एम ऑफ ए बी। अभी इस ये भी आपको इसी से ही आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब ऐसे देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी, मतलब इसको ऐसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब इसी से समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, इसको मैं पी एफ लिख रहा हूं, ऑफ गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। इसका मतलब ऐसे सोचिए कि दुनिया में बहुत से नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ए और बी से बड़े, मैं ऐसे मान लो ए और बी से, ए बी मतलब ए से बड़े और बी से बड़े, ऐसे बहुत से नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा नंबर जो ए और बी से डिविजिबल है, दुनिया में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है जो ए और बी से डिविजिबल होंगे। उन नंबरों में से जो नंबर ए और बी दोनों से डिविजिबल है, उन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर जो ए और बी दोनों से डिविजिबल है, वही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा एक नंबर जो ए और बी से दोनों से डिविजिबल है और उनमें से सबसे छोटा है, वही है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बोले तो इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए थ्योरी का पोर्शन अबाउट रियल नंबर्स। लेकिन मैं ऑब्वियसली टेक्निक्स होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा वो भी, कुछ क्वेश्चंस ठीक ठाक। मैं एक तो मैं एक चीज बताता हूँ कि कॉमन आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अच्छा एचसीएफ, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, एक टॉपिक डाल दीजिए, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि सबसे बेसिक है। ये मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बिल्कुल इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं, या फिर प्राइम फैक्टर्स लिखना भी, प्राइम फैक्टराइजेशन इटसेल्फ, और नॉट ओनली फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ इंडिपेंडेंटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है वो एक बार बता देते हैं। इट इज द राइटिंग एनी नंबर इन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइटिंग अ नंबर इन एनी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब मैं ऐसे एक्स्ट्रा लिख नहीं रहा हूँ। राइटिंग एनी नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, जैसे कि ऐसा है, मेरे पास नंबर है 33,760। तो कैसे करना है हमको, आपको जो भी दिख रहा होगा ना यहाँ पे कि इस नंबर को किसी भी नंबर से ये डिविजिबल है, जैसे कि मेरे को ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं ऐसे, मेरा तरीका है, मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको 2 यहाँ पे लिखूंगा जिससे डिविजिबल है, मैं दिमाग में इसको डिवाइड करूंगा 2 से दिमाग में डिवाइड करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मेरे पास आता है 16,380, ठीक है, हाँ 16,380। फिर मेरे को दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा, तो मेरे को यहाँ पे दिखता है 8,190, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे दिखता है 2 से डिवाइड होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4,000, 190 मतलब 4,095, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 से मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मैं किससे, या 5 से डिविजिबल है, मैं दिमाग में डिवाइड करूंगा 8, ठीक है, 95 का आपका आ जाएगा 19, ठीक है। अभी अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी समझ में नहीं आता, लेकिन 8 + 1 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 3, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 273। फिर से देखिए 3 से डिविजिबल है, क्योंकि वो 9 से डिविजिबल था, तो फिर ये भी 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स 2 का क्या होता है कि इवन नंबर है तो 2 से, 3 का क्या है सम ऑफ द डिजिट से आ जाता है, 4 का क्या है लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, 5 का क्या है 0 या फिर 5 लास्ट में आना चाहिए, 6 का क्या है 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 का क्या है आपका 7 का एक बड़ा लंबा है, लेकिन आप खुद से चेक कर लीजिएगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 का है लास्ट 3 डिजिट का अगर डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल होगा। 9 का क्या है सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9,
ठीक है। 10 का क्या है, लास्ट में 0 आना चाहिए। 11 का क्या है, ऑड 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 डिजिट्स का सम माइनस इवन डिजिट का सम 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। 11 तक तो ये वाला याद होना चाहिए, मैंने जो बोला। अगर आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुना तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने जैसे बोला। लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ बिल्कुल आपको ये याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 91 आ जाएगा ये तो पता है 7 × 13 होता है, 7 13। जब तक लास्ट में प्राइम आ जाए इसको लिखते रहेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन 32,760 इज इक्वल्स टू 2 तीन बार, कितने बार है, 3 बार, 2⁻3, 5 एक बार है, 3 2 बार है, और 7 एक बार है, 13 एक बार है। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32,760। कोई भी नंबर लीजिए, खुद प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और कुछ अगर करोगे तो एक इंटरेस्टिंग प्राइम फैक्टराइजेशन है, वैसे तो मैं बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्टिंग है, बस एक फैक्ट की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3² इंटू 3607 इंटू 3803। ये आपको मतलब एक बार बस याद रखिएगा, इसका 9 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स होता है, और बाकी 2 प्राइम है। ये बहुत बड़े बड़े प्राइम्स है, आपको दिखेंगे भी नहीं कि ये प्राइम्स है। ठीक है, बस सिंपल सा है, वो ज्यादा कुछ दिमाग का मतलब ज्यादा कुछ नहीं करने का। ठीक है, और एक मैं दिखा देता हूँ। 1001 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन याद रख सकते हैं। ये थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, मतलब कभी कभार इंटरेस्टिंगली आपको पूछ भी लेता है, निकलता भी नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक जनरलाइज, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना मेरे को समझ में आ गया कि कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी एग्जाम्पल एक लेते हैं। कोई सा भी एक नंबर है, मान लीजिए ए को हम लिख रहे हैं x⁵ इंटू y⁵2 इंटू z⁵3, और b है हमारा x⁵3 y z⁵5। मैंने रैंडमली ए और बी को लिया है, वेर x and y x y and z, x y z आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये है हमारा ए और बी। तो HCF का क्या डेफिनेशन था, सबसे छोटा नंबर। 5 और 3 में सबसे छोटा नंबर कौन है, 3, तो 3 लिख लेंगे। एक सेकंड, मैं एक बार ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ एक बार। हाँ, 5 और 3 में कौन है, 3, तो 3 ले लेंगे। 2 और 1 में कौन है, 1, तो 1 ले लेंगे। 3 और 5 में कौन है, 3, तो क्या ले लेंगे फिर, एक सेकंड, अरे बंद करो भाई। हाँ, तो HCF यानी कि छोटे नंबर्स, HCF ऑफ AB ऐसे लिखते हैं, HCF AB इज इक्वल्स टू x³ इंटू y इंटू z³। अच्छा, LCM क्या है, हाईएस्ट, जो इन दो जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे उसमें से हाईएस्ट का पावर चुन लो। जैसे x⁵5 चुन लो, y² चुन लो, z⁵5 चुन लो। ये आपका HCF है, इसका LCM है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। छोटे नंबर्स का तो आपको दिमाग में जल्दी हो जाना चाहिए। जल्दी करते हैं, जल्दी। 15 और 45 का HCF क्या है, 15, LCM क्या है, 45। ऐसे जल्दी होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी ऐसे छोटे मोटे नंबर है तो जल्दी आपको करने आने चाहिए। तो ये है रियल एसेंस ऑफ HCF LCM। मैं आपको तो 1000 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन 1000 क्वेश्चन करके क्या ही होगा। करते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा नहीं। वैसे तो है नहीं मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही है मेरे पास। एक सेकंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छोड़ के कोई अगर क्वेश्चन होगा मैं तो कराता हूँ। हाँ, चलिए। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, HCF एंड LCM। अगर आपको लग रहा है कि बहुत इजी है तो इसको स्किप कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, बस मैं उन लोगों के लिए करा रहा हूँ जो पहली बार इसको देख रहे हैं। ठीक है, HCF ऑफ LCM ऑफ 2 4 2 0 एंड 1 2 6 0। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 4 2 0 1 2 6 0। तो 2 4 2 0 दिख रहा है, 2 से जाएगा। 1 2 1 0 ये दिख रहा है मेरे को। अगर यहाँ पे ऐसा दिखेगा ना, अगर यहाँ पे प्राइम भी नहीं है ना,
तो फिर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 121 11 11 अगर ऐसे ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप जब लिखेंगे ना, इसको जब लिखेंगे वैसे ये प्रॉपरली आप सीबीएसई में नहीं कर सकते। सीबीएसई में आप प्रॉपर 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 से एक बार डिवाइड करूंगा एक अच्छा नंबर नहीं आएगा, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं कर लेता हूँ, या फिर छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसे ऐसे नहीं दिखाते हैं। एक बहुत सिंपल चीज़ है, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता है। 1210 ऐसा काम कीजिए, जो 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 इजियर है। तो आप 10 से डिवाइड करते हुए देख रहे हैं, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आता है 605। अभी 5 से डिवाइड कर लीजिए, और ब्लाइंडली, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे ब्लाइंडली, इसको 121 लिख रहे हैं, ठीक है। मैं 5 से डिवाइड भी नहीं कर रहा। तो 121 11 इंटू 11 आपको पता ही है, एक सेकंड, 11 इंटू 11, ठीक है। 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। फिर मैं बोला था पहले से 2 से डिवाइड कीजिएगा, जब भी 10 का आएगा ना तो पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 630। तो फिर 5 से ब्लाइंडली 5 से डिवाइड कीजिए, और ब्लाइंडली 126 लिख दीजिए, 5 से डिवाइड ही मत करिएगा, ठीक है। 126 लीजिए, 2 से लिखिएगा, 63 आएगा, 7 इंटू 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। 7 इंटू 9, 9 को 3 इंटू 3 लिख दीजिएगा, 3 एक सेकंड, ये थोड़ा ऑटो फिक्स शेप कर लेते हैं, ठीक है। तो 2420 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11 है, और 1260 हमारा है 2 इंटू 5 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसका HCF क्या है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा पावर 2 स्क्वायर इंटू 5। LCM क्या है इसका? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर। अगर देखिएगा टाइम है आपके पास तो इसको कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। जैसे 5 इंटू 4 मेरे को दिख रहा है, ये 20 होगा, और मेरे को इतना दिख तो नहीं रहा है, बस 20 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 7, चलिए 180 इंटू 7 इंटू 11, तो यहाँ पे आता है 18 7 ज़ा, वो एक्चुअली होता है कितना होता है भाई, 1260 इंटू 11, और 11 का बहुत इजी होता है, 1260 ऐसे लिखिएगा, 1260 ऐसे लिखिएगा, तो आ जाएगा 0 6 8 3 1 13860, ठीक है। सिंपल सा, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये है आपका HCF और LCM का एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, कंप्लीट आपका है फर्स्ट एक्सरसाइज, बहुत इजी है। अभी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर जाएंगे कि कैसे होता है, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखेंगे HCF और LCM और यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। फिर मैं एक बहुत अच्छा थ्योरी सिखाऊंगा आपको HCF LCM के ऊपर, जो आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा पहले आप खुद सोचिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। अभी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पे है, प्रूफ दैट 6 raised to power n can never end with 0. Where n is a natural number. अच्छा, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे पे आइएगा, पॉज कीजिए, बैक, हाँ आ गए। चलो सोच लीजिए, हाँ आपको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा, 6 raised to power n ना, इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, 2 raised to power n इंटू 3 raised to power n। अभी इसको कभी भी ऐसे लिखिएगा एज, या फिर ऐसे लिखिए 6 raised to power n can never be represented as 5 raised to power n into n1 into 2 raised to power n2। ये क्यों है? 5 का कुछ पावर एंड 2 का पावर कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्यों? बिकॉज यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एरिथमेटिक जो है वो बोलता है कि अगर मैं 2 raised to power n 3 raised to power n लिख लिया, मैंने 6 raised to power n को, उस नंबर को लिख लिया है, तो वो और कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, इसका यूनिक प्राइम फैक्टर से इसका 2 raised to power n 3 raised to power n, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी आएगा ही नहीं।
अगर 5 नहीं आएगा तो लास्ट में 5 into 2 होकर 10 बन ही नहीं सकता। इसीलिए therefore it cannot end with 0। एक सिंपल सा 2 मार्क्स का सीबीएसई 2 मार्क सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन होगा शायद से, मेरे को एग्जैक्टली एग्जांपल्स में भी होगा। इट कैन नॉट एंड विथ 0। और एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सिंपल होमवर्क है। प्रूव सिंपल 15n डज नॉट एंड विथ 0। ये आपका खुद का डज नॉट एंड ये आपका खुद का होमवर्क है, ये आपका खुद का घर का होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा। अच्छा, एक यूनिक क्वेश्चन आपके इसमें आता है, मैंने भी देखा है सीबीएसई में भी एक बार आया था। क्वेश्चन ये है और एक्सरसाइज में भी है इंटरेस्टिंगली। प्रूव दैट, अच्छा आपको इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होगा क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है अब तक तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। एक प्राइम नंबर का फैक्टर बस 1 और इटसेल्फ होता है बस, और ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, कभी भी ऐसे दिखेगा कि 7 है और 7 है, ऐसा है तो 7 को कॉमन ले लीजिएगा। 7 को कॉमन ले रहे हैं हम, सोल्यूशन इसका क्या है, यह है 7 को कॉमन ले रहे हैं। 7 को कॉमन लेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखेंगे प्लस 1। सो नंबर n, इसको मैंने n मान लिया था, n ऐसा है, n इज इक्वल्स टू 7 इंटू n। n ये वैल्यू है, स्मॉल n ये वाला वैल्यू है। अरे यार एक सेकेंड, स्मॉल n ये वाला वैल्यू है। तो एज द नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, एग्जैक्टली आप स्टेटमेंट के वाइज लिखोगे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, एज नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 7 अ नंबर इनटू अनदर नंबर विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियरली ये 1 का बराबर नहीं, 1 से बड़ा है एक नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख पा रहे हैं जिसमें से एक नंबर 1 नहीं है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है। इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसको मैंने जो बोला वो आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन मान लीजिए, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ एक, कि ऐसे सिंपल सा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 को कंपोजिट प्रूफ करना है, छोड़ दीजिए। हाँ, आपको तो मतलब क्या ही सेम क्वेश्चन थोड़ी होमवर्क में देता है, अच्छे क्वेश्चन देंगे होमवर्क में। चलिए, तो प्रूफ करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट, मैथ्स में है ना, देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स में जो पढ़ाऊंगा ना, ये देखिए मैथ्स में है क्या, इतना सा है थ्योरी, और हम क्वेश्चन करेंगे, देखना 4-5 पेज का करेंगे क्वेश्चन। अभी देखिए ना, क्वेश्चन करेंगे 4-5 पेजेस का, यही होता है मैथ्स का एसेंस। मैथ्स में ये होता है, थ्योरी छोटू सा होता है, छोटू सा 2-3 लाइन 4-5 लाइन का, उससे इतने वेराइटी क्वेश्चन बनते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यही है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ज्यादा मैं मैथ्स के बारे में ज्यादा ही बोलता रहता हूँ, लेकिन फिर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ दैट n raised to power 4 plus 4 है ना, is a composite number, is a composite number where n is a natural number, n is a natural number greater than 1। खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे पे आइए, ठीक है। मेरा ये है, मेरे पे क्यों आएंगे, हाँ यहाँ पे आइए। तो सॉल्यूशन ये है। अच्छा, हमेशा ऐसा मैं आपको एक दिखा दूंगा बाद में। ये आप इसमें क्या करना है ना, सोचना कैसा है, सोचना ऐसे है कि ये ऐसा है ना, n raised to power 4 प्लस 2 स्क्वायर, कुछ दिख रहा है क्या, एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है ऐसा कुछ। तो अगर दिख रहा है तो 2ab भी ऐड कर देते हैं। अगर ऐसा दिख रहा है
तो 2ab भी ऐड कर देते हैं, तो 2ab ऐड कर देते, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू एन स्क्वायर। तो अगर ये कर ही दिया है तो माइनस भी कर देते हैं 4n स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। ये कितना हो जाता है, एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n, एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n। समझ रहे हैं, समझ रहे ना। और ये वाला नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये वाला नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि एन स्क्वायर हमेशा 2n से बड़ा है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लीजिए, n एक नेचुरल नंबर है, जो कि n एक नेचुरल नंबर है। ऐसे सोचिए बिल्कुल ऐसा सोचिए कि ये पॉजिटिव क्यों है, ऐसा सोचने के लिए ये वाला तो आपको दिख रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला पॉजिटिव होगा। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये वाला बेसिकली दो पॉजिटिव नंबर के प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो n क्या दो या दो से बड़ा है, नेचुरल नंबर है, बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कीजिए, तो n स्क्वायर 2n से बड़ा है, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 2n 0 से बड़ा है, तो n स्क्वायर माइनस 2n है ना, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा या इक्वल टू है। इसका मतलब ये वाला, ये जो नंबर है, दिस इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 1। तो ये जो नंबर है ना, ये 1, एक सेकंड यार, ये जो नंबर है ना, ये हो ही नहीं सकता। ये जो नंबर है, दिस इज नेवर, दिस इज नॉट 1, नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 हो ही नहीं सकता। तो ये नंबर को, ये जो हमारा इनिशियल नंबर था n⁴ + 4, वो नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया ये दो नंबर के फैक्टर में, जो ये एक पॉजिटिव यूनिक पॉजिटिव नंबर है और ये एक यूनिक पॉजिटिव नंबर है। ये यूनिक पॉजिटिव नंबर में लिख दिया है, जो दो यूनिक पॉजिटिव नंबर ऐसे हैं जो कि 1 नहीं है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मैंने जो हिंदी में बोला है, आपको प्रॉपर लिखना है। वी हैव एक्सप्रेस्ड n⁴ + 4 as a product of two numbers, two positive numbers which are not equals to 1, that means this is a composite number। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो therefore ये एक composite number है। वैसे तो इसको एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा, याद रखिएगा, ऐसे याद रखने का मैं ऐसे लिखता हूँ। तो +4y⁴, अगर ऐसा टाइप का कोई भी अगर है, तो आपको ऐसे लिखना है कि x² + 2y² + 2 × 2y × x, है ना। अच्छा, 2y² और ये x² का स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ, तो x² और 2y है ना, -4, एक सेकंड, 2y², हाँ, 4x² y² है ना, प्लस 4x² y²। तो आपको यही करना है कि इसको आपको a+ भी होल स्क्वायर करना है और फिर इसको फैक्टराइज कर देना है। तो इसका फैक्टर्स ऐसे बन जाते हैं कि x² + 2y² + 2y, फिर x² + 2y² - 2xy, ठीक है, सॉरी 2xy है, हाँ। तो ये बन जाते हैं आपके इसके फैक्टर्स। तो ऐसे अगर किसी भी टाइप में रखेंगे ना, x⁴ प्लस यहाँ पे जैसे y1 है, तो +4 कुछ 4 टाइम्स कुछ है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे आप कोशिश कीजिएगा ऐड करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप क्लास 9th में भी देखे होंगे। क्लास 9th में मेरे को इतना याद है कि क्लास 9th में ऐसे एल्जेब्रिक जो एक एल्जेब्रा का चैप्टर था फैक्टराइजेशन नाम का, उसमें आप ऐसे टाइप के बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मैनिपुलेशंस किए होंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, आगे बढ़। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड all the possible values of n, all the possible values of n for which n³ -8n² plus 20n minus 13 is prime। ये है हमारा क्वेश्चन।
अभी ये वाले क्वेश्चन का अप्रोच आपको करने के लिए आपको बस ये प्राइम फैक्टर्स के प्राइम मतलब क्या है, हमको बस प्रूफ करना है कि ये वाला नंबर प्राइम अगर जाना है तो फैक्टर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो पहले इसका फैक्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स जब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा। तो फैक्टराइजेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज होता है कि अगर सम ऑफ द कोएफिशिएंट अगर 0 आ जाए ना तो उसका फैक्टर 1 होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 आता है। 1 माइनस 8 प्लस 20 माइनस 13 0 आता है, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 1। तो n माइनस वन n माइनस वन एक फैक्टर है, ठीक है। अगर n माइनस वन एक फैक्टर है तो फिर अगर क्यूब है तो एक ऐसे लिखते हैं ना n माइनस वन, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जा सकते हैं। मैं तो ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पहले n स्क्वायर लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका है n स्क्वायर n क्यूब माइनस n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर है, तो माइनस n स्क्वायर है तो माइनस 7n स्क्वायर और चाहिए, तो माइनस 7n कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7n। तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 13 कर देंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। तो हमारा n माइनस वन, तो ये फैक्टराइजेशन हुआ पहले, तो n माइनस वन n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 30 एक सेकेंड प्लस 13। अभी इसको अगर इफ दिस इफ दिस हैज टू बी अ प्राइम फैक्टर, इफ दिस हैज टू बी प्राइम, दिस हैज टू बी प्राइम, दिस हैज टू बी प्राइम, ऐसा लिखिएगा। ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, आइदर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n माइनस वन इक्वल्स टू 1 एंड n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 इज प्राइम। एक सेकेंड प्राइम, और ऐसे लिखिएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 इक्वल्स टू 1 एंड n माइनस वन इज प्राइम, है ना। यही आपका कंडीशंस होने चाहिए। आइदर n माइनस वन 1 हो जाए और ये प्राइम हो जाए, या फिर ये 1 हो जाए और ये प्राइम हो जाए। एग्जैक्टली इसके और कोई केसेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर है और कोई फैक्टर हमको दिख ही नहीं रहा है और कोई फैक्टर है इसका नेचुरल। तो यही अगर ऐसे कर दे तो n माइनस वन कब हो जाएगा, जब n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो n इक्वल्स फॉर ये हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू 2, ये वाला केस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7 प्लस 13, यानी एक सेकेंड 4 माइनस 7 इंटू 2, एक सेकेंड 4 माइनस 7 इंटू 2, रुक जाइए, ये आपका है फॉर n स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 13, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस ये 3, तो ये प्राइम है। तो फॉर और ये 1 है, ये 1 है, मतलब इसका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12। तो इसके फैक्टर्स 12 को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3, तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 3। अभी देखिए n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 तो इज इक्वल्स टू 0, या फिर n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स टू 3। अभी इन दोनों के लिए n इक्वल्स टू 4 और n इक्वल्स दोनों के लिए n माइनस वन इज प्राइम, है ना। तो हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n यहाँ पे है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n हमारे है 3 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 2 4 3, ये आपका आंसर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बस समझना चाहिए था कि फैक्टर्स के थ्रू, फैक्टर्स के रास्ते से हमको जाना है, ये आपको समझना था। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, ये आपका प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पे आ गया। एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो करा नहीं रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, एक सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस, इसका मतलब क्या है। ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये होता है कि एक नंबर के अंत में कितने ज्यादा जीरोस है, यानी कि एग्जैक्टली 2 लाख, जैसे मैं 2 लाख लिख रहा हूं यहाँ पे 2 लाख में 5 ट्रेलिंग जीरोस है, 5 ट्रेलिंग जीरोस, 5 ट्रेलिंग जीरोस। तो बेसिकली ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर, नंबर ऑफ जीरोस एट एंड ऑफ नंबर। अच्छा, ये याद रखिएगा, कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस में ये होता है कि ईच 2 into 5 gives 1 ट्रेलिंग जीरो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरो ऐसा है कि अगर एक नंबर है, मान लीजिए a विच इज x रेज टू पावर x स्क्वायर y क्यूब वेयर x कॉमा y प्राइम एक्सेप्ट
2.25, ठीक है, या x कुछ भी है नंबर है, x y y को कुछ भी है, इसके ऊपर 2n5m, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, इसके लिए नंबर ऑफ, इस ऐसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ एन एम, एन और या एम में से जो छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए एन छोटा है तो 5 ऐसे लिख देंगे 5m। तो अगर n छोटा है, सपोज n छोटा है, तो 2n इंटू 5m माइनस n इंटू 5n लिख देंगे, ये लिख लेंगे, हाँ ऐसे लिख लेंगे। तो ये वाला ये मल्टीप्लाई होकर 10n दे देगा, तो n ट्रेलिंग जीरोस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको करना है, क्योंकि जो बाकी 5 है उसके पास 2 है ही नहीं जीरो बनाने के लिए, है ना। जो मिनिमम हो, जो छोटा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये है कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वैसे तो इंट्यूटिव है काफी, लेकिन मेरे को लगा कि बता देना चाहिए आपको ये कंसेप्ट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे अभी आगे, है ना। तो सिंपल अभी कुछ HCF LCM के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे आपका फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा अभी HCF LCM के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, या फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच 12 raised to power 12 is LCM of 6 raised to power 6, एक सेकंड, 6 raised to power 6, 8 raised to power 8 and k, है ना। ये है आपका क्वेश्चन कि कितने वैल्यू k के होंगे, k ग्रेटर देन 0, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, k इज ग्रेटर देन 0। हाँ, तो कितने वैल्यू ऑफ k ऐसे होंगे कि इसका इसका एलसीएम आपका 12 रेस्ट टू पावर 12 आ जाए, ठीक है। पहले आपको फाइंड फैक्टराइजेशन करना चाहिए, 6 रेस्ट टू पावर 6 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 6 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 6, ठीक है। 8 रेस्ट टू पावर 8 इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 16, है ना। और k हमारा है जिसको हमको निकालना है, 12 रेस्ट टू पावर 12 इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर 24 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 12, है ना। अभी k को क्या है ना कि ऐसा है, ऐसा सोचिए कि हमारे पास k है इनका एलसीएम होना चाहिए ये जिसके पावर्स में 2 रेस्ट टू पावर 24 है और 3 रेस्ट टू पावर 12 है। अभी ऐसा देखिए कि 2 और 3 है एलसीएम में, तो इसका मतलब ये 2 और 3 ही होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, कुछ और प्राइम फैक्टर्स अगर हो जाते तो एलसीएम में वो प्राइम फैक्टर्स आ जाते। तो एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको लॉजिक दे रहा हूँ, वो लॉजिक आपको लिखना है, ठीक है। तो फिर आगे सोचिए, अगर अभी देखिए हमारे पास 2 रेस्ट टू पावर 16 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 6 है, एग्जैक्टली 2 रेस्ट टू पावर 16 है, 2 रेस्ट टू पावर 32 है, एग्जैक्ट 32 नहीं, 2 क्यूब 24 है, सॉरी 2 रेस्ट टू पावर 24, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 24 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू a और 3 रेस्ट टू पावर, यहाँ पे देखिए 3 रेस्ट टू पावर 12 हमको लाना है एलसीएम में, तो इसका मतलब b का वैल्यू मस्ट बी 12। अगर b अगर 12 नहीं हुआ तो इसका एलसीएम कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बस 6 है, उसके सिवाय कुछ नहीं है, तो b का वैल्यू 12 होना चाहिए। तो k इज ऑफ टाइप हमारा ये है 3 रेस्ट टू पावर 12 इंटू 2 रेस्ट टू पावर a, ऐसे टाइप का ही है, ये वाला टाइप का है, 3 रेस्ट टू पावर 12 इंटू 2 रेस्ट टू पावर a। अभी देखिए क्योंकि 24 है, 24 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, ऐसे करते करते 2 रेस्ट टू पावर 24 तक कोई भी वैल्यूज a का वैल्यू a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इन द इंटरवल 1,24, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, छोड़ दीजिए, आपको ये सब नहीं लिखना है, छोड़िए। तो a 1 से 24 का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है,
अगर वैसा हो गया तो इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, 2/24। अगर 1 होगा 2 होगा, जैसे ही 24 25 हो जाएगा इसका एलसीएम बिगड़ जाएगा। तो एलसीएम के लिए ये 2/24 तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन 3 के रेस्ट पावर 12 इसको के को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है के का पॉसिबल वैल्यूज है के का 24 इज द आंसर। के 24 नहीं, के का 24 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये सारे क्वेश्चंस। अभी देखिए जितना इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो वैसे तो इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप पास तो कर जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं भी है फिर पास तो कर ही जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे हम मेरे चैनल पे क्यों आए हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जानने के लिए, ताकि आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो मैं टैलेंट में कन्वर्ट कर सकूं, आपको एक दिन एक रिजल्ट मिल सके कि मेरा ये इंटरेस्ट था, मैं अच्छा कर रहा हूँ इस फील्ड में। ठीक है, एक और HCF LCM का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, sum of two numbers is 629 and HCF is 37। ठीक है, find all possible values of the two numbers, है ना। अच्छा, अगर HCF है तो मैं इस नंबर को N1 ले लेता हूँ एक, और एक ये ऐसे तो अलग कलर से सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा बिगड़ गया, पता नहीं क्यों, थोड़ा अच्छा आ नहीं रहा है हैंडराइटिंग। N1 को ऐसे लिख सकते हैं 37 K1, और N2 को ऐसे लिख सकते हैं 37 K2 लिख सकते हैं, है ना। वेयर K1 और K2 कुछ नंबर है, 37 अगर है, वेयर K1 और K2 आर को प्राइम, K1 K2 आर को प्राइम, है ना, को प्राइम। क्योंकि अगर K1 K2 में कोई फैक्टर आ जाएगा तो वो एलसीएम में आ जाता ना, सॉरी HCF में आ जाता, घुस जाता। K1 और K2 में अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो HCF में इंक्लूड हो जाता। तो K1 और K2 को को प्राइम ऐसा मैंने एज्यूम किया है, वो नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐसे है कि K1 37 इंटू K1 है, 37 इंटू K2 है, वेर K1 और K2 आर को प्राइम। अगर को प्राइम नहीं होता तो फिर ऐसा होता कि K1 K2 अगर कोप्राइम नहीं होता फिर वो HCF में आ जाता। इसीलिए, और हमको दिया है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 37 K1 प्लस 37 K2, ऐसा है। तो और उसका वैल्यू क्या है 629, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 629 बाई 37, यानी कि ये हो जाएगा 17, एक सेकेंड, 17, हाँ 17। ठीक है, K1 और K2 17 है। अभी मेरे को बस सॉल्व करना है, K1 K2 17 है, तो ये लीजिए 1 16, 2 हो जाएगा 15 चलेगा, 3 हो जाएगा 14 चलेगा, 4 हो जाएगा 13 चलेगा, 5 हो जाएगा 12 चलेगा, 6 हो जाएगा तो 12 नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अलाउड। 7 हो जाएगा 10 अलाउड। एक सेकेंड 8 हो जाएगा 9 है, अलाउड है। एक सेकेंड, फिर 9 हो जाएगा तो फिर और काउंट नहीं करे, फिर ये हो जाएगा सिर्फ 6 और 12 अलाउड। सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक सेकेंड, हाँ 5 और 12, 6 और 11 सही है, 7 10 सही है, 8 9 सही है। तो 1 2 3 4 सारे ये पॉसिबल कोप्राइम, सारे कोप्राइम है। ठीक है, सारे कोप्राइम है। तो इसमें कितने 8 वैल्यूज है, और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। तो ये है उसका क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इंट्यूटिव काउंटिंग के ऊपर था, एग्जैक्टली आंसर लाने के लिए आपको पुट करके के वैल्यूज ही देखना था। ठीक है, फिर अगला अभी क्वेश्चंस देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए HCF LCM के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस भी करने हैं, अच्छे क्वेश्चन आपको RD शर्मा मिल जाएंगे। RD शर्मा का सारा अगर लेवल 2, RD शर्मा का लेवल 2 अगर देखेंगे, RD शर्मा लेवल 2 एंड पियर्सन का जो पियर्सन का जो IIT फाउंडेशन है, IIT फाउंडेशन उसके क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे इसके ऊपर HCF LCM के ऊपर, तो आपके कोई नहीं रोक सकते। ये बहुत इजी चैप्टर लगेगा, हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से HCF LCM का कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अच्छा, उस यूक्लिड डिवीजन लेमा करने से पहले करें या बाद में करें?
अच्छा, HCF LCF के कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन अगर कर ही रहे, क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर, प्रूव दैट, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। n square minus 1 is divisible by 8 if n is odd, ठीक है, नेचुरल नंबर। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यही क्वेश्चन है कि हमको नंबर्स को एज्यूम करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको मांगता है कि नंबर्स को एज्यूम करूं मैं, ठीक है। यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा डिमांड करता है हम लोगों से कि हम एज्यूम करें वो नंबर को क्या है। जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो फॉर ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का होता है? 2k+1, जहां पे k एक नंबर है, k एक इंटीजर है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 रिमाइंडर देगा। तो इसको फिर n² - 1 को अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 2k+1। अगर ऐसे देखोगे 2k+1 होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो अभी देखो 2k+1 - 1 इंटू 2k+1 + 1, है ना, a² - b²। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2k, ये हो जाएगा 2k इंटू 2k+2, है ना। तो ये हो जाएगा 4k इंटू k+1। अभी यहाँ पे ये देखना है कि k इंटू k+1, है ना, k इंटू k+1 के बारे में देखना है कि व्हाट इज k इंटू k+1। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि k इंटू k+1 डिविजिबल बाई 2 है तो फिर तो हो ही गया। तो यहाँ पे हमको देखना है कि k इंटू k+1, अच्छा ऐसे इसका एक अच्छा लॉजिक देता हूँ, दो चीजें देता हूँ, एक मैं लॉजिक देता हूँ, लॉजिक, और एक मैं मैथ्स बोलता हूँ, प्योर मैथ्स। ऐसे आप ऐसे मत लिखिएगा, मैं लॉजिक भी देता हूँ। अच्छा, k और एंड k+1 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। अगर k इवन है तो k+1 क्या हो जाएगा? ऑड। और अगर k ऑड है तो k+1 क्या हो जाएगा? इवन। इन एनी केस इनका प्रोडक्ट ऑलवेज इवन है। तो यानी k इंटू k+1 इवन है, और k तो है ही, तो ये डिविजिबल बाई 8 हो गया। प्योर मैथ्स में देखिएगा, k आइदर ऑफ 2n टाइप्स में होगा, n सही नहीं है यहाँ पे, 2k1 टाइप का होगा, या फिर और k इज इक्वल टू 2k1+1, या तो k ऑड होगा या फिर इवन होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। k ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। अगर k ऑड है तो फिर k इंटू k+1, ठीक है। इसके लिए k इंटू k+1 के लिए हो जाएगा 2k1 इंटू 2k1+1, और फिर इसके लिए हो जाएगा 2k1+1 इंटू 2k1+2। तो ये हो जाएगा 2k1+1 इंटू 2 इंटू k1+1। तो इसमें भी 2 का फैक्टर आ गया, इसमें भी 2 का फैक्टर आ गया। तो इन बोथ केसेस इट इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इन बोथ केसेस इट इज डिविजिबल बाई। तो मैं तो यहाँ पे आपको लॉजिक दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर्ली स्टेटमेंट्स में इसको लिखना है, मैंने जो बोला, ठीक है। प्रॉपर आपको ठीक से देखना है और क्वेश्चंस को समझना भी है। ऑफ कोर्स आपको समझना, तो मैं यहाँ पे समझाने की काम कर रहा हूँ। स्टेटमेंट्स लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है वैसे तो, लेकिन ठीक है, स्टेटमेंट्स भी लिखने चाहिए, है ना। ये है आपका एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का टाइप है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। और भी मैं क्वेश्चंस देखता हूँ मेरे पास, अगर कोई क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये एक और टिपिकल, इससे थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन है। शो दैट एनी ऑड
positive integer is of type 6k plus 1 or 6k plus 3 or 6k plus 5, where k is some integer, where k is some integer, है ना। तो अभी हमको ये शो करना है, किसी भी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इसी टाइप का होगा, है ना। तो ऐसा देखिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, लेट अस टेक दैट ऑड पॉजिटिव डिवीजर, assume an integer, assume an integer as n, app for every n and 6 pair, every for every सही नहीं है, for n and 6 pair यूक्लिड्स डिवीजन लेमा says कि ये कहता है कि n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6k, कोई भी एक नंबर है जो कि यहाँ पे कोई सम इंटीजर है 6k प्लस r, वेर r हमारा 6 से छोटा या इक्वल तो नहीं है, 6 से छोटा या 0 से इक्वल या बड़ा है। तो n क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं, n या तो 6k हो सकता है, n या तो 6k प्लस 1 हो सकता है, n या तो 6k प्लस 2 हो सकता है, n या तो 6k प्लस 3 हो सकता है, n या तो 6k प्लस 4 हो सकता है, या फिर n 6k प्लस 5 हो सकता है ना। ये है हमारा ये टाइप्स। ये क्या है, इवन, क्योंकि ये डायरेक्टली 6 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है 1 है, तो ये हो जाएगा ऑड टाइप्स, ये हो जाएगा इवन, ये हो जाएगा ऑड, और ये हो जाएगा इवन, और ये हो जाएगा आपका ऑड। तो इसी से आपको दुनिया में जितने भी नंबर है सारे नंबर्स को हम इस टाइप में लिख सकते हैं। सारे नंबर्स यहाँ पे आ गए, सारे नंबर आ गए, सारे नंबर, कोई भी नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर है वो आइदर 6 के होंगे, 6 के प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, कोई इनमें से ही कोई एक नंबर होगा। इनमें से 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 4 हमेशा इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे पता है ये एक 2 का फैक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 3k प्लस 1 आ जाएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे तो 3k प्लस 2 आ जाएगा, तो ये इवन हो गया। तो बाकी सारे टाइप्स जो है यहाँ पे 2 कॉमन है ही नहीं, 2 फैक्टर दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये सारे कोई भी ऑड इंटीजर का फॉर्म हमेशा यही फॉर्म होगा। कोई भी ऑड इंटीजर, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। 17 ऑड है, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 12 प्लस क्या आ जाएगा 5, 6 के प्लस 5 टाइप हो गया, है ना। कोई भी ऑड इंटीजर ऐसे आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड कि 6 इस दुनिया में जितने भी इंटीजर्स है, मैंने सारे इंटीजर्स को लिख दिए 6 के प्लस 1 ऐसे करके, उनमें से सिर्फ 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 3 के पास ही इवन ऑड एडिटिविटी है, बाकी सारे इवन है, कंफर्म इवन है। लेकिन कोई भी अगर ऑड है तो ये इसी टाइप के होंगे, ये कभी ऑड नहीं हो सकता और ये कभी ऑड नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो वैसे इवन मतलब 6 के प्लस 4 टाइप्स के नहीं हो सकते, 6 के टाइप्स हो ही नहीं सकता, 6 के प्लस 2 टाइप्स के नहीं हो सकते, सिर्फ यही 3 पॉसिबल टाइप्स है, ठीक है। ये है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़े तो एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, मैं इसको इनसाइट्स में डाल दूंगा, ठीक है, इसको शॉर्ट के इनसाइट्स में डाल दूंगा, ठीक है, बाद में प्रूफ इसका डाल दूंगा, लेकिन ऐसा याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ n इंटीजर्स, n ऐसे नहीं, n एक सेकंड, ठीक है, मैं थोड़ा जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ थोड़ा, इतने में नहीं आएगा, फिर से देखिए, हाँ, 3 consecutive
इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो हमारा ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अभी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 यानी कि 6, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। इसको अभी अभी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वही उसी टाइप्स के आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो इसमें n को आपको करना पड़ेगा 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, ऐसे करते करते आपको सारे टाइप्स के लिए चेक करना पड़ेगा, और आपको दिख जाएगा कि डायरेक्टली ये 6 से डिविजिबल है, 6 से हर एक टाइप इसके लिए डिविजिबल है। लेकिन ये वाला एक कॉम्प्लेक्स प्रूफ है, हायर मैथ्स से आता है, शायद से मैं इसका अगर बहुत ज्यादा हायर मैथ्स का लगेगा तो मैं नहीं भी डाल सकता हूँ, लेकिन ये वाला एज अ फैक्ट याद रखिएगा कि कोई भी n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, वो n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। वही फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, सबसे पहला जो शॉर्ट होगा आपके मेरे फीड में देखिएगा, फीड में गलत बोला, शॉर्ट्स का जो सीरीज है उसमें डाउट डाला था किसी ने फैक्टोरियल के बारे में, तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा बताया था, तो वो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वरना मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बोलूंगा भी। तो ये एक फैक्ट की तरह याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या हमारे पास HCF LCM और कुछ प्रॉपर यूनिक प्रॉपर्टीज है, कुछ एग्जैक्टली यूनिक प्रॉपर्टीज है बहुत सारे। तो मैं HCF LCM के प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ GCD एंड LCM, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर ओलंपियाड के लिए करना है, ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कभी भी करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ GCD एंड LCM। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल आप ये करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट LCM, GCD में अचानक से बोलने लगा, छोड़ दीजिए, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB हमारा होता है A इंटू बी, है ना। इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ देखेंगे, और इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे प्रूफ है, बहुत मतलब बहुत शानदार प्रूफ है, ठीक है। A को मान लीजिए हमारा dx, B को मान लीजिए dy, यहाँ पे क्या है, D हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी कि x और y का HCF या 1 हो जाएगा, मतलब कि x और y को प्राइम है। मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि a और b dx इक्वल्स टू dx और b को dy के अनुसार हम लिख सकते हैं, मतलब d इंटू एक्स इंटू डी और d इंटू वाई। तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, dxy, एचसीएफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, d, इसको रीअरेंज कर लीजिए dx इंटू डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू बी। तो ऐसे प्रूफ हो जाता है, ये काफी बार आपको स्कूल के एग्जाम्स में भी काफी शायद से दिख जाता है, ठीक है। ये आपका है पहला प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी एकदम बहुत बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आता है कि HCF ऑफ A K प्लस B कॉमा B, है ना, इज इक्वल्स टू HCF ऑफ में क्यों लिख रहा हूँ, वैसे ऑफ समझ में आ जाते हैं A कॉमा B। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं बोल भी नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और इसका एक स्पेशल केस में मैं बताऊंगा जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करते हैं, है ना। इसको ऐसे करना है कि एक नंबर लीजिए, मतलब ये मान लीजिए n है, ये n है, ठीक है। तो n और b, ये क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब क्यों है इंपॉर्टेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार अगर सीख लिए ना, बहुत बहुत काम के आने वाला है, ठीक है। n और b, तो n ऐसा है, n को अगर डिवाइड करेंगे तो a के प्लस b आना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम ये कहता है कि एक नंबर और उसके रिमाइंडर का जो HCF है, एक सेकंड में, सॉरी इसका थोड़ा मैं शायद से गड़बड़ लिख दिया, सॉरी, a के प्लस बी कॉमा, एक सेकंड, a प्लस बी क्या हो जाएगा ये, सॉरी, हाँ,
हाँ, तो बेसिकली ये ऐसा कहता है कि एक नंबर है, मान लीजिए n, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे यहाँ पे n पे, n और b को कंसिडर करते हैं, जहाँ की n लिख रहा है यहाँ पे b से बड़ा है, तो n को ऐसे लिखेंगे कि a प्लस बी के। ये कहता है कि n को n, अगर हमको n और एक नंबर चाहिए, उससे एक छोटा नंबर है, उसका HCF अगर चाहिए, तो हमको पहले क्या करना है, n को डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, उसका रिमाइंडर निकालना है, और फिर उसका जो डिवाइजर है उससे उसका HCF निकाल लेना है, ठीक है। ये इसका कहना है। अभी मैं बताता हूँ ये क्यों, मतलब ये कहाँ से है, ये वाला कहाँ से आता है प्रूफ, फिर धीरे धीरे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा इसका। मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं ना कि हमारा ऐसा है कि कोई सा भी n है हमारा a प्लस बी के, मैं जो बोल रहा था, तो मान लीजिए a और b का HCF है CK1 और इसको CK2 लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। ऐसा a और b का नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे, a और b का प्रूफ करना है ना, n और b का यहाँ पे प्रूफ करना है, n और b, n है हमारा, n का HCF मान लीजिए C है, और b का भी HCF है CK2, दोनों का HCF ऑफ n एंड b, HCF ऑफ n एंड b इज इक्वल्स टू c, है ना, ये हमको दिया, ये हमको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे CK1 इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू CK1 K2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो K1 K2 के बोल रहा हूँ, सॉरी एक सेकंड, b इंटू b की जगह हम लिखेंगे CK2, b की जगह लिखेंगे CK2K, यानी कि इसको उस साइड ले जाएंगे तो a को लिखेंगे CK1 माइनस CK2K, तो a ऐसा आ जाएगा C इंटू K1 माइनस K2K, हेंस a C डिवाइड्स, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे C डिवाइड्स a, यानी C इज अ फैक्टर ऑफ a, समझ रहे। तो बेसिकली ऐसा है कि HCF, यानी कि इसका एक स्पेशल, इसका मैं जो ऐसा बोलना चाहता है कि बेसिकली क्या बोलना चाहता है, मैं एग्जैक्टली समझा रहा हूँ। एक नंबर और दूसरे नंबर में हमको HCF चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर और दूसरे नंबर को HCF चाहिए, तो उसको डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो वो एक रिमाइंडर मिलेगा, तो वो जो रिमाइंडर है और वो जो नंबर है, उनमें वो जो रिमाइंडर है और वो जो नंबर है उसमें आप HCF निकाल लीजिएगा। जैसे कि एक सिंपल सा देख लीजिए, 15 6, इसका HCF निकालना है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3, 6 3 का HCF ले लीजिए 3, देख रहे कितना इजी है। तो फिर से देखिए, और एक इजी दिखाता हूँ मैं, बहुत एक बड़ा नंबर से देखते हैं, 200 और 200 और क्या देखते हैं, 15, ठीक है, 200 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 200 को 15 से डिवाइड करोगे तो 180 180 से 12 आ जाता है, तो 195, 5 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा और जो जिससे डिवाइड छोटा नंबर है वो ले लीजिए, तो इसका 5 आ जाएगा, एग्जैक्टली 5 है। तो बेसिकली हमको ये दिख भी रहा है वैसे, लेकिन अगर बड़ा नंबर है ना, तो उसको डिवाइड कीजिए, उसका जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को जो छोटा नंबर है उससे जिसे डिवाइड किया, तो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो HCF होगा वो सेम, वो नंबर जो डिविडेंड है वो डिविडेंड, और वो डिवाइजर का वो हो जाएगा। इसका एक स्पेशल केस है, बेसिकली स्पेशल केस ये है कि जब जब हमारा k इक्वल्स टू 1 है, जब k इक्वल्स टू 1 सॉरी -1 है, इसका मतलब HCF ऑफ ए बी, मतलब a कॉमा बी, इसको उल्टा करके लिख रहा है, इज इक्वल्स टू HCF ऑफ a माइनस बी कॉमा बी, जहाँ पे a बड़ा नंबर है, ठीक है, a यहाँ पे बड़ा नंबर है, ऐसे देख सकते हैं आप, एक सेकंड, हाँ, ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे कि 12,15 है, माइनस करो 3,15, यानी कि ये हो जाएगा 5, क्या हुआ, सॉरी 3,15 का 8 से 5 होता है 3, ठीक है। तो ऐसे ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट इसका रूल का क्या बोलते हैं, रूल का एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत बार ओलंपियाड्स में आया हुआ है, ठीक है, आप देखिएगा,
और फिर नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जीसीडी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपको क्या बोलते हैं इसको, पता होना चाहिए तो अच्छा है, पता अगर है तो अच्छा है। ए बी अगर वन है तो जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए बी भी वन होगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा थर्ड रूल। अभी ये क्यू है, ये क्यू है वाई। ठीक है, ये आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा प्रूफ करने का। अभी प्रूफ बता भी देता हूँ। ठीक है, मान इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसका, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मान लीजिए कि सपोज करते हैं, सपोज जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए बी वो वन नहीं है, मान लेते हैं सी है, कोई सी है। ठीक है, कोई दूसरा नंबर सी है, तो इसका मतलब क्या है, सी डिवाइड्स ए इंटू बी, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सी डिवाइड्स ए और सी डिवाइड्स बी, क्योंकि सी ए और बी को डिवाइड करते तो जीसीडी ए बी, सपोज ये ऐसा है और जीसीडी ऑफ ए बी वन है। ठीक है, ऐसा अगर है और अगर सी डिवाइड्स ए बी है तो सी ए और बी दोनों को एक साथ नहीं डिवाइड कर सकता ना। ठीक है, तो सी अगर ऐसा है तो सी ए और सी बी को डिवाइड करेगा अगर ऐसा है, एंड सी डिवाइड्स ए प्लस बी। अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन होता है कि अगर सी ए प्लस बी को डिवाइड करता है और अगर सी सिर्फ ए को डिवाइड करता है और बी को डिवाइड नहीं करता है, तो फिर तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सी सिर्फ ए को डिवाइड करता है और बी को डिवाइड नहीं करता है, सी सिर्फ ए को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड नहीं करता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और सी सिर्फ अगर बी को डिवाइड करते हैं, ए को डिवाइड नहीं करता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसको एक और बार फिर से अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से आपको पता समझेगा भी। ठीक है, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ वाला भी अच्छी ठीक ही प्रॉपर्टी है। फोर्थ वाला ऐसा है कि जीसीडी, ये ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, एन प्लस वन इक्वल्स टू वन, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हमेशा हमेशा वन, मतलब एचसीएफ हमेशा वन होता है। अभी ऐसा क्यों, थोड़ा ज़्यादा तो लॉजिक तो है नहीं इसका। मान लीजिए इसका कोई डिवीजर है। ठीक है, इसका कोई डिवीजर है जो कि वन से बड़ा है, मान लीजिए टू ही है, इसका वैल्यू टू है या फिर थ्री है या फिर कोई बड़ा नंबर है। तो अगर जैसे कि टू का टेबल है फोर, ठीक है, अगला 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 इसका टू का मल्टीपल अगला कब आएगा, एन प्लस टू पे। थ्री अगर है, अगर इसका जीसीटी इसका थ्री है तो ये एन प्लस थ्री से बड़ा होना ही चाहिए। अगर फोर है तो एन प्लस फोर से बड़ा होना ही चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब अगर n और n प्लस n को देखते हैं, अगर n को देखते हैं हम, n को देखते हैं तो अगर टू, मान लीजिए इसका जीसीटी वन नहीं टू है, तो उसका अगला n और उसका अगला n प्लस टू ही होगा, क्योंकि n प्लस वन वो मल्टीपल ही नहीं हुआ, n प्लस टू ही, मिनिमम n प्लस टू होना चाहिए उसको। समझ रहे हैं, इसलिए वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए कि जीसीटी ऑफ दो कंसेक्यूटिव नंबर वन हो जाता है। ठीक है, ये इसका लॉजिक है और आप मैथमेटिकली भी कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीसीडी और एलसीएम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये मेनली ओलंपियाड्स के लिए है। मैं आपको एक वीडियो का एक दिखाता हूँ, एक सेकंड, वीडियो का मेरे पास, एक सेकंड, वीडियो का मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा, ये है, हाँ। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वीओएस सर्च कीजिएगा, वीओएस जीसीडी एलसीएम वीडियो, ये सर्च कीजिएगा। तो अभय महाजन सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ मतलब वन ऑफ बेस्ट टीचर्स ऑफ एवरी टाइम है, मैंने मैथ्स का सबसे अच्छे टीचरों में से एक है, जो जेई तो पढ़ाते हैं लेकिन ये ओलंपियाड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये जो आप देख लीजिए, ये आप प्लीज़ मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। मैंने सारे आपको प्रॉपर्टीज समझा दिए हैं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एडवांस में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करा सकता हूँ, इसलिए 1.5 घंटे का एक सेशन है, 1.5 घंटे का एक सेशन है। प्लीज़ इसको आप जाके देख लीजिए, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और प्लीज़ आप जाके देखिए, बहुत बहुत अच्छे, मतलब क्या बोलूँ, एक बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, ये बहुत हायर लेवल में आपका बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ये आप प्लीज़ देखिएगा, है ना। आ, आगे हम बढ़ते हैं विथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारा ऑलमोस्ट मैंने 2 क्वेश्चन कराया है टिपिकल, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए मेरे, मैं देखता हूँ, और अगर है हमारे पास 2 सिंपल कंसेप्ट है, फिर हमारा मेन जो सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2 कंसेप्ट है हमारे पास। पहला है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर एंड सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अगर कोई ऐसा है ए जिसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है x रेस्ट टू पावर 5, y रेस्ट टू पावर 6, z रेस्ट टू पावर 7, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1। इन जनरल, अगर इन जनरल मैं इसको कैसे समझाऊँ एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ, समझा भी सकता हूँ ऑफ कोर्स, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। x रेस्ट टू पावर n1 n1 n2 n3, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज गिवन बाय n1 प्लस 1 इंटू n2 प्लस 2 इंटू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, n2 प्लस 1 इंटू n3 प्लस 1, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टर्स के ही पावर होने चाहिए, ठीक है, और किसी के नहीं। ऐसा ऐसा क्यों होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि 56 है, 56, ये होता है 7 इंटू 2 क्यूब, है ना। अभी देखिए ये है ना, 7 मतलब होता है 7 रेस्ट टू पावर 0, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 7 रेस्ट टू पावर 0, 7 रेस्ट टू पावर 1, मैं 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3, ये सारे फैक्टर्स है। अभी देखिए अगर मैं 7 रेस्ट टू पावर 0 को लेता हूँ और कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे, चारों वैल्यू में से कोई सा भी वैल्यू में ले लूँ, तो वो एक फैक्टर बन जाएगा, हाँ या ना। सिमिलरली 7 रेस्ट टू पावर 1 को अगर चूज करो, वैसे ही मैं अगर यहाँ से कोई सा भी और इन 4 वैल्यू में से ले लूँ, तो वो फैक्टर बन जाएगा, है ना। ऐसा है, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से मैं 2 और यहाँ से मैं 4, इनमें से यहाँ से मैं कोई से भी चूज करूँ, यहाँ पे कोई से भी चूज करूँ, उसको मल्टीप्लाई कर लूँ, फैक्टर बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे आप यहाँ से सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है क्योंकि एक एक्स रेस्ट टू पावर 0, वाई रेस्ट टू पावर 0 भी आ जाता है एक फैक्टर, और वो भी हम चूज कर सकते हैं, ताकि वो एक्स रेस्ट टू पावर 0, वाई रेस्ट टू पावर 0, जेड रेस्ट टू पावर 0 से एक 1 बन जाए, या फिर इंडिपेंडेंटली जेड रेस्ट टू पावर 5, जेड रेस्ट टू पावर 6, ऐसा कुछ है, तो एक्स रेस्ट टू पावर 0, वाई रेस्ट टू पावर 0 और जेड रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई करके आ जाए, समझ रहे। इसीलिए ये फैक्टर का ये है। मैं आपको और एक चीज है, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अभी ये जो चीज है ना, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा जीपी में, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में प्रॉपर्ली इसका डेरिवेशन है। मैं फिलहाल आपको बस फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, इसका डेरिवेशन में अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज में, आप सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करते हैं। इसका मैं अभी फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास फॉर्मूला है लिखा हुआ, हाँ। तो मैं अभी फिलहाल तो वैसे फॉर्मूला ही बता सकता हूँ, क्योंकि उतना डीप में तो मैं जीपी तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। एक सेकंड, ये ऐसा रहता है कि सम ऑफ फैक्टर्स ऐसा रहता है कि ये होता है, अगर ऐसा है कि x रेस टू पावर n1 प्लस 1 माइनस 1, ये नीचे है, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टर है ना x माइनस 1 इंटू ए रेस टू पावर n2, ए नहीं, सॉरी y रेस टू पावर n2 प्लस 1 माइनस 1 बाई y माइनस 1। ऐसे भी जितने भी होंगे, जैसे z रेस टू पावर n3 प्लस 1 माइनस 1 बाई y माइनस 1, इसको अच्छे से तभी समझा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे सेम सेम चीज़ों से प्रोडक्ट ऑफ, सेम तो नहीं है ये, मैं बता सकता हूँ इसको, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये अच्छा है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है n रेस टू पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स बाई 2, है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि 24 ले लीजिए, ठीक है।
इसके फैक्टर्स क्या है, 6, 4, 2, 8, है ना। तो जितने जितने फैक्टर्स है, जितने फैक्टर्स है 6, 4, 2, 8, 1, 24, 3, ठीक है, ऐसे ऐसे फैक्टर्स है ना। तो जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर्स है, उनमें ये फैक्टर 6 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वो वाला नंबर मिल जाएगा। 2 और 12 ले लीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 मिल जाएगा। तो ऐसे पेयर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे जो कि मल्टीप्लाई करके, जिनको मल्टीप्लाई करके आप हमेशा हमेशा वो वाला नंबर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाएगा 24 और 2 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो जाएगा 12, तो इसीलिए उसको मल्टीप्लाई करके हमको 24 मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल नंबर में से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कितने हो जाएंगे, दो दो के पेयर्स है, तो डिवाइड बाय 2, जितने भी टोटल फैक्टर्स है उसमें डिवाइड बाय 2, और वो उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला नंबर, इसलिए ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन टोटल फैक्टर्स बाय 2, इसीलिए है ये। ठीक है, हाँ, तो मस्त आपका हो गया फैक्टर्स। अच्छा, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये कुछ फैक्ट्स ही बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, वो हो जाएगा जैसे A/B है, C/D है, तो वो हो जाएगा HCF ऑफ A, C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ B, D, ये होता है। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है वैसे? लॉजिक ऐसा है कि 2/3 है और 4/8 है, ठीक है। तो इसको अगर HCF करना है तो ऑब्वियसली हमको पहले इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 2/2 इंटू 8/24, 4 इंटू 3/24, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 2, 4 का। तो बेसिकली अभी अभी इनका HCF अगर लोगे तो ऊपर का ही बस लेंगे, नीचे वाला तो सेम ही है। तो 16 और 12 का LCM आपका हो जाता है 48 आई गेस, नहीं, HCF लेना है ना, तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हम पहले फ्रैक्शंस को इक्वल कर रहे हैं, फिर HCF ले रहे हैं, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर HCF एंड LCM ऑफ, नेक्स्ट सेकंड में LCM ऑफ इरेशनल्स है ना। तो वो क्या होता है, HCF एंड LCM ऑफ इरेशनल्स, ये थोड़ा अच्छा सा है। ये एग्जिस्ट तभी करता है व्हेन रेशियो ऑफ द नंबर्स इज रैशनल। इसका मतलब ये है कि अगर √2 है और 2 है, इसका HCF डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर √2 है और 2√2 है, इसका HCF हो जाएगा √2, समझ, इसका LCM हो जाएगा 2√2। तो HCF और LCM तभी एग्जिस्ट करता है उन दोनों के बीच में, जब उन दोनों का उनका रेशियो रैशनल है, तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ये है आपका HCF और LCM ऑफ क्या बोलते हैं, एक सेकेंड यार, HCF एंड LCM ऑफ तभी होगा जब नॉर्मल, वरना तो HCF LCM नॉर्मल सा ही होगा, जो मल्टीप्लाई करके या फिर जैसे आप समझते हो उसको, HCF LCM वैसे ही होगा। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, लास्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग and non-terminating decimals, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। ये है अगला चीज। अच्छा, ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। कोई नंबर n है जिसका लोएस्ट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में अगर 2⁴ a है, 5⁵b है और x⁻c है, तो ये टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद 1.235 खत्म हो गया, बस, और कुछ नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना 3 3 3 3 3 3 ऐसे। तो
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इसको इफ एंड ओनली इफ को ऐसे लिखते हैं IFF, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है, मैंने तो ओनली इफ लिख दिया है। इफ एंड ओनली इफ 2 and 5 are present in denominator, और कोई केस नहीं है जहां पे आपका इफ आपका ये होना चाहिए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, है ना। और फिर अगला है नॉन टर्मिनेटिंग अदरवाइज, मतलब और कोई भी केस होगा, है ना, और कोई भी केस हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। जैसे कि 1 3 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ऐसे तो एक प्राइम नंबर लेता हूँ, 17 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर ये इंटू 7 हो जाए यहाँ पे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समझ रहे? तो ये हो गया आपके सारे कंसेप्ट्स। अभी बस 2 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, वो करके हम इसको खत्म करेंगे। वैसे काफ़ी शॉर्ट ही रहा है आपका ये वाला चैप्टर, मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। पहले वो टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में एकदम इरेशनैलिटी को टच कर लेंगे। टच मतलब बहुत अच्छे से ही पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स टच तो करना छोड़ दीजिए। बेसिकली यहाँ पे होता है वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या इसमें ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट 3-digit number when divided by 16 and 12 leaves a remainder 2, leaves a remainder 2, ठीक है। ये इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दो चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आपको समझा दिया। एक है लार्जेस्ट 3-digit नंबर वाला कॉन्सेप्ट और एक रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट पहला तो आपको अगर ऐसा है कि लार्जेस्ट ऐसे आपको दिख गया प्रॉब्लम में, तो पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 12 और 16 वो हो जाएगा आपका आई गेस 48 होता है ना, 12 का 24, 16 का 48, तो 48 इसका एलसीएम है। तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर जो इससे 48 से डिविजिबल होगा वो हो जाएगा 999 को आप 48 से डिवाइड करिए पहले, ठीक है। जैसे 48 2 होता है 96, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 339, तो ऐसे हो जाएगा 999 माइनस 39, यानी कि ये हो जाएगा 020, तो ये हो जाएगा बेसिकली लार्जेस्ट जो होगा इसका 3-digit नंबर डिविजिबल, 3-digit डिविजिबल लार्जेस्ट 3-digit डिविजिबल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 999 माइनस 39, जो कि आपका हो जाएगा 960, है ना। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट 3-digit डिविजिबल। लार्जेस्ट नंबर उसको डिवाइड कीजिएगा, उसका जो पीछे वाला है रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा तो पीछे वाला नंबर मिल जाएगा। तो अगर अभी चाहिए लार्जेस्ट जो डिविजिबल है और 2 रिमाइंडर लगता है, तो 2 रिमाइंडर का लिए क्या है, 2 रिमाइंडर के लिए बस एक 2 ऐड कर देंगे। तो अगला टाइप का जो प्रॉब्लम लगता है वो है अ बेल रिंग्स at an interval of 13 minutes
and another bell rings at an interval of 12 minutes. ठीक है, तो अगर if both go off at 1:30 then pm, then the next simultaneous ring will be heard after. यह है आपका क्वेश्चन। तो बेसिकली ये ऐसा रहता है कि बेसिकली यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करना होता है कि इसका और इसका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 एंड 12 का एलसीएम लेना होता है, जो कि आपका दिख ही रहा है 12 इंटू 13, जो कि हो जाएगा 12 इंटू 12 144 प्लस 12 यानी कि 156 मिनट्स बाद, यानी कि ये हो जाएगा कितना 60 से डिवाइड करोगे तो 2 आवर 120 और 36 2 आवर 36 सॉरी हाँ 36 ना, हाँ 2 आवर 36 मिनट बाद, यानी कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4:06 PM पे अगला हियरिंग आएगा। मतलब एक बेल 13 मिनट बाद आएगा, दूसरा बेल 12 मिनट बाद, 13 12 13 12 ऐसा करते करते जब उसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिनट पे आएगा तब दोनों एक साथ बजेंगे, दोनों एक साथ वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिनट पे बज जाएंगे, और तो इससे वो टाइम आ जाएगा। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक पार्क में लोग घूम रहे हैं, वो कब मीट करेंगे, ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आप बहुत सारे देख सकते हो, ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। इरेशनैलिटी थोड़ा मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। इरेशनैलिटी, यहाँ पे ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये बहुत बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। √2 मतलब रूट कोई रूट प्राइम नंबर आ जाएगा, उसको इरेशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत क्रूशियल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप देखिएगा कैसे करते हैं इसको। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे सोचिए कि एक नंबर का इरेशनल रैशनल होना मतलब क्या होता है। एक नंबर का रैशनल होना मतलब होता है कि अगर एक रैशनल नंबर है उसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि है p/q, मतलब उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स है, और q 0 नहीं है। ऐसा टाइप का एक फॉर्म रहता है। कोई सा भी रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो मान इस यहाँ पे भी होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बहुत लॉजिकल प्रूफ है, आप देख लीजिए। लेट, मैं पूरा एकदम जो सीबीएसई में लिख के आएंगे वही मैं दिखा रहा हूं। लेट √2 बी रैशनल, बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, देन √2 इक्वल्स टू p/q वेर p, q बिलोंग्स टू, ऐसे बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखिए p, q आर इंटीजर्स, comma q is not equals to 0 and p and q are co-prime। ठीक है, ये है हमारा सपोजिशन स्टेटमेंट, है ना। मतलब अगर अगर बोल रहे 4/8 है तो इसको काट के हम 1/2 करके ही एज्यूम कर रहे हैं, हम इस सम को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये करेंगे 2 इज इक्वल्स टू p² / q², यानी क्या होता है 2q² इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर, है ना। अभी देखिए पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अगर ये 2 है और ये दोनों इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या है कि p का एक कॉमन फैक्टर, यानी इसका मतलब होता है 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स p, है ना। अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तब डेफिनेटली उस वो पी को डिवाइड करेगा, वरना पी का अगर फैक्टर नहीं है तो पी स्क्वायर का फैक्टर कैसे हो सकता है? अगर पी का फैक्टर है तभी पी स्क्वायर का फैक्टर हो सकता है। 2 डिवाइड्स पी, इसका मतलब p को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k, 2 इंटू सम डिफरेंट नेचुरल नंबर वेयर k इज अनदर इंटीजर, है ना। तो अभी यहाँ पे लिख देंगे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k होल स्क्वायर, है ना। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। सिमिलरली 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q। यहाँ से क्या आता है कि 2 डिवाइड्स p एंड q। अच्छा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डिवाइड्स वाला, आप उसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा 2 डिवाइड्स p स्क्वायर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, है ना। दिस कंट्राडिक्ट्स, ऐसे ऐसे लिखिएगा एग्जैक्टली मैं ये ऐसी वैसी में लिख दीजिएगा। दस p एंड q have a common factor 2, have a common factor 2, thus they are not co-prime, है ना। This contradicts our assumption that root 2 is rational, ठीक है। thus root 2 is an irrational number। ये है आपका पूरा कंप्लीट प्रूफ, ये है रूट 2 कैसे इरेशनल हुआ इसका कंप्लीट प्रूफ, ठीक है। वैसे मैं बोलता तो नहीं हूँ लेकिन देख लीजिएगा, ये इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक यूट्यूबर ने समझाया है, ये नाम का डोंग वी सॉस माइकल है, शायद से डोंग में समझाया है। डोंग नाम का उनका एक चैनल है, डिंग या डोंग ऐसा कुछ है, एक सेकेंड, ऐसा कुछ डिंग या डोंग है उसका चैनल का नाम, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया है। वी सॉस माइकल नाम है उनका, तो उनसे एक बार देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मतलब इंटरेस्टिंग, मैं तो मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। इस पे आगे क्वेश्चंस देखते हैं, आगे क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी बेसिस पे, इसी प्रूफ के बेसिस में। जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, प्रूव दैट 2 plus root 3 is an irrational number given root 3 is irrational। अच्छा, अगर रूट 3 रैशनल गिवन नहीं है, अगर मान लीजिए रूट 3 रैशनल गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अगर रूट 3 रैशनल नहीं गिवन है तो फिर पहले रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर आगे जो मैं लिख रहा हूँ वैसे करेंगे। सिंपल सही है, 2 + √3 अगर p बाई क्यू टाइप्स का है, आप पूरा एकदम लिखेंगे स्टेटमेंट्स कि p q क्या क्या है, तो √3 हमारा हो जाएगा p माइनस 2q बाई क्यू। अभी देखिए ये तो एक फ्रैक्शन ही है, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ √3 इज इक्वल्स टू अ रैशनल नंबर, जो कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि रूट 2 + √3 एक इरेशनल है। तो इसका मतलब 2 + √3 रैशनल है, इसका मतलब 2 + √3 इरेशनल है। सिंपल सा प्रूफ है, बहुत इजी सा प्रूफ है। वैसा ही सिमिलर टाइप्स का ऐसा रहता है कि प्रूव √2 + √3 इज इरेशनल given √3 is irrational।
ठीक है, ये एक अच्छा सा रहता है। ये थोड़ा हायर लेवल का बोल सकते हो। तो बेसिकली इसको भी सेम ही तरीके में करना है। हर एक क्वेश्चन जो रैशनैलिटी पे रहता है उसका एक सिंपल सा ही टेक्निक रहता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू आपको एज्यूम करना है p/q। ठीक है, फिर स्क्वायर कर दीजिए इसको। अ, ऐसा ऐसा कर सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं, अगर जो ऐसा जैसे जो आपका इरेशनल दिया हुआ है ना उसको ऐसे कर लीजिए कि √2 इज इक्वल्स टू p/q माइनस √3। ये क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। एक सेकेंड पता चल जाएगा आपको ये मैं क्यों कर रहा हूँ। p माइनस √3 है ना, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिएगा तो 2 इज इक्वल्स टू p²/q² प्लस 3 माइनस 2√3। तो 2√3 इज इक्वल्स टू p² प्लस 1 बाई p² प्लस 1 बाई q², सॉरी p² प्लस q² बाई q²। तो इसका मतलब √3 इज इक्वल्स टू p² प्लस q² बाई 2q²। ये है ना, सॉरी टू, सॉरी सॉरी यहाँ पे √3 pq है। एक सेकेंड, p² प्लस q², अच्छा pq नहीं है, 2√3 p/q, तो हो जाएगा q/p। एक सेकेंड, p/q, तो ये हो जाएगा q/p, तो इंटू q/p, तो ये हो जाएगा p² प्लस q² बाई 2pq। तो इसका मतलब इज इक्वल टू √3। तो ये वाला क्या है, रैशनल, और राइट हैंड साइड वाला है इरेशनल, हैंस कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस वो हमारा रैशनल लेना ही गलत है। ठीक है, यही है आपका सिंपल सा दो रूट का कैसे होता है वो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है, स्टार मार्क डाल दीजिए। बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थिंकिंग वाले के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और एक चीज लिखते हैं। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसा लिखिए, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर may or may not be irrational। ठीक है, क्या रहता है वो, ऐसे ऐसे रखिए, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 4। ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। रहता है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज रैशनल, सम ऑफ रैशनल एंड irrational is always irrational। इसका कुछ ऐसा वैसा प्रूफ नहीं है। फिर थर्ड वाला रहता है प्रोडक्ट ऑफ irrational irrationals irrational रुक जा, irrationals may or may not be irrational। मे का तो पता ही है, 2 इंटू √3, सॉरी अच्छा, मे और मे नॉट बी इरेशनल, जैसे कि दो इरेशनल का √2 इंटू √3, ये हो जाएगा √6, ये इरेशनल है। और √2 इंटू √2 2। ठीक है, और फिर लास्ट में जो मैं अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट फॉर एनी natural number n greater than 1
रूट ओवर n प्लस 1 plus root over n minus 1 is always irrational. बहुत स्टार क्वेश्चन है, आर डी शर्मा क्वेश्चन है। लगा था कि आप कर सकते कर सोचिए, एक बार करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको कि n+1 इसको सिंपली ऐसा ही करना है, n-1 कीजिएगा, इसको p/q लिखिए। अभी ऐसा रहता है ना, ऐसा टाइप का अगर रहता है तो इसको रैशनलाइज में लॉगरिदम्स का अगर आप इनसाइट्स देखे होंगे तो वहां पे भी ऐसा टाइप का एक था कि फिर हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उल्टा रिवर्स रैशनलाइज करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो इसको 1/, अगर ऐसे लिखोगे ना, √n+1 प्लस √n-1, ठीक है, ये हो जाएगा q/p। अगर रिवर्स रैशनलाइज करोगे तो √n+1, ठीक है, माइनस √n-1 divided by n+1 minus n-1 is equals to q/p। इसका मतलब √n+1 minus √n-1, ठीक है, √n+1 minus √n-1 is equals to, यहाँ पे ये हो जाएगा 2q/p। तो इसका मतलब दो है हमारे पास इक्वेशंस, जो कि √n+1 प्लस √n-1 is equals to p/q और √n+1 माइनस √n-1 इज इक्वल्स टू 2q/p। तो अगर ऐड करें इनको तो ये हो जाता है कि 2√n+1 इज इक्वल्स टू p/q प्लस 2q/p, है ना। अभी और ऐसे आ जाता है कि सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर, तो 2√n-1 इक्वल्स टू p/q माइनस 2q/p। अभी देखिए ये जो √n+1 और √n-1 है ना, ये दोनों ही यहाँ पे अगर खुद सिंप्लीफाई कीजिएगा, कर लीजिएगा, आर बोथ रैशनल्स। यहाँ से यही आ रहा है ना, बोथ रैशनल, ये कंक्लूड हो रहा है बोथ रैशनल है। ये दोनों कंक्लूजन ये आ रहा है कि ये दोनों ही रैशनल है, लेकिन बट इफ n+1 इज परफेक्ट स्क्वायर, जबकि तभी वो रैशनल होगा। परफेक्ट स्क्वायर n-1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज मत लिखिए, एज लिखिए इसको, एज difference between any two perfect square is minimum 3, 1 और 4 के बीच में। इसीलिए ये दोनों ही कंक्लूड हो रहा था रैशनल, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली रैशनल हो ही नहीं सकता, दोनों साइमल्टेनियसली परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, जिनका डिफरेंस, इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस 2 है ना, इसलिए, लेकिन डिफरेंस बिटवीन मिनिमम 3 होता है, इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग है। इसलिए n+1 √n+1 प्लस √n-1 इरेशनल है। समझ पा रहे हैं? ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा रियल नंबर्स खत्म होता है। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पे, बहुत एक अच्छा हैप्पी नोट पे, ठीक है। बहुत सारे मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है, उसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा।